नमस्कार, मैं हूं गौरव और आज हम त्रिपुरा के एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल मुद्दे पर गहन विश्लेषण करेंगे। टीआईपीआरए मोथा नेता प्रद्योत किशोर देव वर्मा द्वारा हाल ही में लगाया गया आरोप कि एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित जमीन को एक बांग्लादेशी नागरिक को गलत तरीके से आवंटित किया गया है। यह मामला आदिवासी भूमि अधिकार, अवैध प्रवासन, सरकार की जवाबदेही और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के बीच तनाव को उजागर करता है। हम तथ्यों, आरोपों, कानूनी इतिहास, सरकार की प्रतिक्रिया और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का गहराई से और संतुलित विश्लेषण करेंगे। मुख्य बिंदु। मुद्दा प्रद्योत किशोर का आरोप है कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन एक बांग्लादेशी नागरिक दिलू मियां को दी गई, जो छठी अनुसूची का उल्लंघन है। सरकार का दावा है कि यह जमीन शत्रु संपत्ति है जो 1968 से आदिवासी के कब्जे में है। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। स्थान है 0.22 एकड़, खूपिलंग मौजा, किला रेवेन्यू सर्कल, उदयपुर सब डिवीजन, गोमती जिला। विवाद यह है कि जमीन का ट्रांसफर अवैध है या पुराने दस्तावेजों की गलत व्याख्या हुई है। वर्तमान स्थिति यह है कि कोई नई सरकारी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आरोप अभी भी अनसुलझा है और राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। पृष्ठभूमि में छठी अनुसूची और शत्रु संपत्ति क्या है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। यह आदिवासी परिषदों जैसे टीटीएडीसी को स्वायत्तता देती है। केवल अनुसूचित जनजातियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलता है ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो सके। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन गए लोगों की छोड़ी गई संपत्ति भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास निहित रहती है। सरकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्ति न तो बेची जा सकती है, न ही ट्रांसफर की जा सकती है। आरोप विस्तार से। प्रद्योत किशोर ने क्या कहा? टीआईपीआरए मोथा के संस्थापक और राज्य सरकार में भागीदार प्रद्योत किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य अधिकारियों ने एक गैर आदिवासी दिल्लू मियां को आदिवासी क्षेत्र की जमीन आवंटित कर दी, जिसकी बांग्लादेशी पृष्ठभूमि है। उनके मुख्य दावे हैं। सबसे पहले, भूमि कानून का उल्लंघन। जमीन छठी अनुसूची के क्षेत्र में आती है और केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही इस जमीन का मालिक हो सकता है, लेकिन दिलू मियां आदिवासी नहीं है। दूसरा, सरकारी मिलीभगत दस्तावेजों पर डिप्टी कलेक्टर, रेवेन्यू अफसर और तहसीलदार की मंजूरी है, जो मिलीभगत या गंभीर लापरवाही का संकेत देती है। तीसरा, आवंटन के बाद गायब दिलू मियां और उनका परिवार जमीन के दस्तावेज मिलने के बाद से लापता हैं, जिससे पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पहचान धोखाधड़ी की आशंका भी जताई गई है। चौथा, राजनीतिक टिप्पणी। अगर ऐसा मुख्य भारत में होता तो देश भर में बवाल होता। त्रिपुरा में चुप्पी क्यों? उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग भी की। पांचवां, दस्तावेजी प्रमाण। सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा किए गए, जिन्हें टीटीएडीसी के सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ने समर्थन दिया। राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया पर बात करें तो त्रिपुरा सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये कोई नया आवंटन नहीं है, बल्कि ये जमीन तो 1968 में ही आवंटित हो चुकी थी, जब अवैध प्रवासन को लेकर कोई विवाद नहीं था। सरकारी पक्ष ये भी बताता है कि ये जमीन दरअसल पूर्वी पाकिस्तान गए नागरिक की छोड़ी हुई संपत्ति थी, जिसे शत्रु संपत्ति का दर्जा मिला था। फिलहाल ये जमीन आदिवासी के कब्जे में है, इसलिए छठी अनुसूची का उल्लंघन नहीं होता। सरकार का यह भी कहना है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है कि जमीन हाल में किसी विदेशी को दी गई है, और पहले खंडन के बाद राज्य सरकार ने कोई नई जानकारी या कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की है। मीडिया कवरेज की अगर तुलना करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के स्रोतों ने इस बात की पुष्टि की कि दिलू मियां बांग्लादेशी और गैर आदिवासी हैं। इसके जवाब में सरकारी पक्ष ने कहा कि ये शत्रु संपत्ति है और 1968 से वैध रूप से आदिवासी के कब्जे में है। वहीं
त्रिपुरा इन्फो ने दस्तावेजों की जांच की और अधिकारियों के नाम भी लिए, लेकिन कोई नई सफाई सामने नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट नाउ ने पहचान गायब होने की बात पर जोर दिया, खासकर दस्तावेज मिलने के बाद। उस समय तक कोई आधिकारिक खंडन सामने नहीं आया था। अब बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक प्रभाव की। अगर हाल ही में किसी गैर आदिवासी को यह जमीन दी गई है, तो ये छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और पैराग्राफ 5 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह अगर शत्रु संपत्ति अधिनियम की बात करें, तो संरक्षक की मंजूरी के बिना किसी भी तरह का ट्रांसफर अवैध होगा। लेकिन अगर जमीन पहले से ही आदिवासी के पास थी, तो कोई उल्लंघन नहीं बनता। पहचान धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप भी सामने आया है, जिसमें जमीन के आधार पर आधार कार्ड या वोटर आईडी लेने की बात कही गई है, और ये गंभीर धोखाधड़ी के दायरे में आता है। और वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों की प्रविष्टि जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव की निष्पक्षता पर भी असर डाल सकती है। सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो टीआईपीआरए मोथा को आदिवासी पहचान और भूमि अधिकार की सुरक्षा के अपने एजेंडे को अब और भी ज्यादा बल मिलता है। वहीं सरकार की ओर देखें तो प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर अब सवाल उठने लगे हैं। आदिवासी समुदाय में जमीन छिन जाने का जो पुराना डर था, वो एक बार फिर से सतह पर आ गया है, और बांग्ला भाषी लोगों के बीच बांग्लादेशी कहे जाने का डर लगातार बना हुआ है, जिससे समुदाय में असुरक्षा और तनाव भी महसूस किया जा रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 18 जुलाई 2025 तक कोई सार्वजनिक जांच शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार ने भी अब तक कोई नई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विवाद अभी भी जनमत और राजनीति में काफी गर्म है। नागरिक समाज लगातार पारदर्शिता की मांग कर रहा है, और चुनाव आयोग ने भी अब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यह पूरा मामला दरअसल ऐतिहासिक विरासत यानी शत्रु संपत्ति, संवैधानिक संरक्षण जैसे छठी अनुसूची और समकालीन चिंताओं जैसे अवैध प्रवासन और पहचान धोखाधड़ी के टकराव का एक अच्छा उदाहरण है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में भूमि, पहचान और शासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। प्रद्योत किशोर देबबर्मा के आरोप सच कहें तो अवैध प्रवासन और आदिवासी भूमि अधिकार को लेकर एक वास्तविक चिंता को उजागर करते हैं। सरकार का उत्तर, जो शत्रु संपत्ति कानून और पुराने रिकॉर्ड्स पर आधारित है, वो एक कानूनी तर्क तो जरूर पेश करता है, लेकिन जांच की पारदर्शिता की कमी और प्रशासन की चुप्पी जनता के बीच संदेह और विवाद को बढ़ावा देती है। कुल मिलाकर यह प्रकरण हमें याद दिलाता है कि ऐतिहासिक नीतियां आज के जटिल सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में कैसे टकरा सकती हैं, और यह भी दिखाता है कि निष्पक्ष प्रशासन, डिजिटल पारदर्शिता और संवेदनशील कानूनी प्रवर्तन कितना जरूरी है।